आर्बिट्राज फंड कैसे काम करता है इन जनरल? एक कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट होता है जहाँ पे ये स्टॉक्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और एक फ्यूचर्स मार्केट। आपने 100 रुपये में कैश मार्केट से खरीदा और साइमल्टेनियसली 102 रुपये में फ्यूचर्स मार्केट में बेच दिया। सो एंटरिंग इनटू अ रिस्कलेस प्रॉफिट ऑफ 2 rupees, assuming you hold it till expiry. 2 रुपये is the spread. This is arbitrage. This locking in the spread called arbitrage. किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को ये इस फंड पे ध्यान देना चाहिए? इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि ये आर्बिट्राज फंड का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। इसका जो रिस्क है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अलादीन का क्या रोल है इसमें? अलादीन एज एन इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। जब जियो ब्लैकरॉक की बात आती है तो अलादीन की बात ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलादीन कोई जादुई चिराग तो नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ फंक्शनल एफिशिएंसी पॉइंट उससे कम भी। जियो ब्लैकरॉक का फिलॉसफी रहा है कि वी आर लुकिंग एट इनोवेटिव, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन। अभी मार्केट काफी ऑल टाइम हाइट वगैरह हिट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो? जब मार्केट्स वोलेटाइल होता है, चांसेस ऑफ हैविंग गुड स्प्रेड्स इज जिंक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर बिरजा त्रिपाठी, जो कि जियो ब्लैकरॉक एएमसी के प्रोडक्ट हेड है। इनके पास ये इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके पास प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर सेंट्रिक इनोवेशन में एक्सपीरियंस है। इन्होंने कोटक, एसबीआई लाइफ और आदित्य बिरला जैसी कंपनीज में प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स लीड किए हैं। वेलकम टू धन सर। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि आर्बिट्राज क्या होता है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे यूजर्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि आर्बिट्राज क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो कैन यू प्लीज़ सिंप्लीफाई इट अ बिट? बिल्कुल, आर्बिट्राज टर्म थोड़ा भारी भरकम हो जाता है लोगों के लिए, एंड इसीलिए आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी आर्बिट्राज फंड में कम है। बट अगर मैं एकदम ही सरल भाषा में बोलूं, जैसे आप मान लीजिए कोई अल्फोंसो मैंगो का वेंडर है एंड उसने नासिक से 100 रुपये में मैंगोज परचेज किए एंड इमीडिएटली उसी समय मुंबई मार्केट में अपने डीलर्स के साथ फ़ोन पे डील कर लेता है 102 रुपीज़ में। तो उसी वक्त वो 2 रुपये का प्रॉफिट उसका लॉक इन हो गया। एक मार्केट में उसने परचेज किया, दूसरे मार्केट में उसने सेल किया, और ये जो 2 रुपये का एग्जाम्पल दिया, 2 रुपये इज द स्प्रेड। तो दिस इज आर्बिट्राज, दिस लॉकिंग इन द स्प्रेड इज कॉल्ड आर्बिट्राज। सो ये जो 2 रुपये है, यही आप बोल सकते हैं एक तरह से आर्बिट्राज है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने इसका। तो आर्बिट्राज फंड कैसे काम करता है इन जनरल? सो यही एग्जाम्पल अगर मैं एक्चुअल अपने जो आर्बिट्राज फंड में होता है उसको एक्सटेंड करूं, तो एक कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट होता है जहाँ पे आप ये स्टॉक्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और एक फ्यूचर्स मार्केट होता है, वहाँ पे भी आप बाय सेल कर सकते हैं। तो जब आप कैश मार्केट में एक स्टॉक परचेज करते हैं एंड साइमल्टेनियसली उसी समय फ्यूचर्स मार्केट में उतना ही क्वांटिटी सेल करते हैं, अज्यूमिंग कि उन दोनों के प्राइस में एक डिफरेंस है। लाइक आम का जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मैंगो, इट इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज इन द कैश मार्केट एंड इट इज ट्रेडिंग एट 102 रुपीज इन द फ्यूचर्स मार्केट। तो आपने 100 रुपये में कैश मार्केट से खरीदा और साइमल्टेनियसली 102 रुपये में फ्यूचर्स मार्केट में बेच दिया। So entering into a riskless profit of 2 rupees, assuming you hold it till expiry. तो ये जो आर्बिट्राज फंड है, ये किन लोगों को टारगेट करता है? लाइक किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को ये इस फंड पे ध्यान देना चाहिए? So इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि ये आर्बिट्राज फंड का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये यूजफुल हो सकता है। इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो इक्विटी फंड जैसा नहीं है। लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि काफ़ी बार नाम होता है आर्बिट्राज या इक्विटी आर्बिट्राज, तो लोगों को लगता है इक्विटी फंड है एंड इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव जैसा इसका भी एनएवी बहुत वोलाटाइल होगा एंड कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। इसका जो रिस्क है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू कैश फंड्स, जैसे लिक्विड फंड्स है या मनी मार्केट फंड्स है, इस तरह से।
ऑल्दो एक शॉर्ट टर्म में इसकी एनएवी भी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि एवरी डे वैल्यूएशन होती है एनएवी की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 months to 6 months ये एक लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड जैसा बिहेव करेगा. सो इसका जो रिस्क है वो लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड जैसा है, बट इसका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी जैसा है. ओके, तो क्या आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में आर्बिट्राज फंड्स की कमी है थोड़ी, एंड लाइक देयर इज अ गुड रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम? कमी नहीं है, बट ये काफी सालों से है. तो लोगों को लगता है आर्बिट्राज फंड एक नया कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं है. आर्बिट्राज फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से है. लेकिन ये लास्ट 3-4 साल में ज्यादा पॉपुलर हुई है. बट अभी भी अगर आप देखें पूरा इंडस्ट्री तकरीबन 3 लाख करोड़ का है आर्बिट्राज का, बट उसमें से तकरीबन 2 लाख करोड़ लास्ट 3 साल में ही आए हैं. अच्छा. एंड फिर भी अभी भी इसमें आप अगर इसका कंपोजिशन देखें इन्वेस्टर सेगमेंट के तरीके से, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 50% है एंड HNI इन्वेस्टर्स 50% है. जो रिटेल कैटेगरी है वो ना के बराबर है आज भी. पहले भी वही सिनेरियो था, आज भी वही सिनेरियो. इट्स बिकॉज कहीं ना कहीं आर्बिट्राज फंड्स की एजुकेशन कम हुई है, लोगों तक आर्बिट्राज फंड्स का बेनिफिट पहुंचा नहीं है. सो होपफुली ये पॉडकास्ट के जरिए से काफ़ी लोग इस प्रोडक्ट को समझ पाएंगे और इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे. आई थिंक काफ़ी रिटेलर्स के पास भी ये पॉडकास्ट जाएगा और मतलब हो सकता है कि दे विल कम एंड इन्वेस्ट इन आर्बिट्राज फंड. तो रिटेलर्स की बात करते हैं तो आई थिंक ट्रेडर्स काफ़ी एक हमारा बड़ा चंक ऑफ यूजर्स है. तो हाउ कैन ट्रेडर्स बेनिफिट फ्रॉम दिस फंड? सो देखिए, इवन ट्रेडर्स जस्ट लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन ट्रेडर्स की कैश रिक्वायरमेंट रहती है. वो भी शॉर्ट टर्म पार्किंग करते हैं. सारा पैसा तो कोई अपना कैपिटल लगाता नहीं है. तो जो शॉर्ट टर्म पार्किंग करते हैं वो काफ़ी ट्रेडर्स या तो बैंक अकाउंट में ही रखते हैं या तो कुछ लोग लिक्विड फंड में भी करते हैं, जो अच्छी चीज़ है. इट इज़ एटलीस्ट बेटर देन पार्किंग इट जस्ट इन बैंक अकाउंट्स. बट काफ़ी सारे ट्रेडर्स आपके हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आएंगे एंड उनका जो होराइजन रहेगा वो 3 महीने से ज्यादा रहेगा. मतलब ऑल्दो इट इज फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग, दैट शॉर्ट टर्म डेफिनेशन फॉर दोज ट्रेडर्स कुड बी 3 to 6 months. अब 3 से 6 महीने के लिए लिक्विड फंड मे नॉट बी वेरी टैक्स एफिशिएंट फॉर दोज ट्रेडर्स. तो अगर कोई ट्रेडर्स का होराइजन 3 to 6 month है तो उस पार्किंग के लिए दे कैन यूज आर्बिट्राज फंड प्रीटी एफिशिएंटली. तो हम आर्बिट्राज फंड की बात कर रहे हैं, तो हाउ डज दिस कैन फिट इनटू सम इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो? मतलब हम अगर एलोकेशन डाल रहे हैं आर्बिट्राज फंड में तो हाउ मच एलोकेशन कैन इट हैव? सो एज वी वर डिस्कसिंग, ये इन्वेस्टर की नीड पे डिपेंड करती है. जैसे इन्वेस्टर का जो भी शॉर्ट टर्म पार्किंग नीड है, एनीथिंग अबव 3 months, 6 months या लेट्स से अप टू 1 year, ये पैसा वो आर्बिट्राज फंड में पार्क कर सकते हैं. मैं खुद पर्सनली आई एम एन इन्वेस्टर इन आर्बिट्राज फंड्स एंड मेरे शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए मैं आर्बिट्राज फंड में पार्क करता हूँ. इसका बड़ा कारण है आर्बिट्राज का टैक्स एफिशिएंसी. बिकॉज मैं लिक्विड फंड में भी पार्क कर सकता हूँ, बट सिंस आई एम इन द 30% टैक्स ब्रैकेट एंड लिक्विड फंड या कोई भी डेट फंड में आपको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पड़ता है, यानी कि जो आपका टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स पड़ता है जब आप उसको बेचते हैं. तो अगर मैंने 6 महीने के लिए लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा. वही चीज अगर 6 महीने के लिए मैंने आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट किया तो मुझे सिर्फ 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पड़ेगा. और वही चीज अगर वो पार्किंग 1 साल तक हो गई, जैसे मैं अपने इमरजेंसी कॉर्पस बिल्डिंग के लिए भी आर्बिट्राज फंड को यूज करता हूँ, तो पैसा मैं साल भर से ज्यादा भी रखता हूँ उसमें कॉर्पस बिल्ड करने के लिए, तो अगर 1 साल से ज्यादा हुआ तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पड़ेगा, विच इज वेरी एफिशिएंट व्हेन यू कंपेयर दैट विद लिक्विड फंड और अदर डेट फंड्स. मेक सेंस. तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के पीछे कोर फिलोसॉफी क्या है और आर्बिट्राज को आप कैसे मैनेज करते हो इन योर टीम? लाइक आर्बिट्राज फंड जैसे हमने एग्जांपल में देखा,
आर्बिट्राज के स्प्रेड पे डिपेंड करता है। तो जनरली 65-70% या 75% ऑफ द कॉर्पस जो है वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में, डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी, आप इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पैसा आपका वो आर्बिट्राज करने के लिए, जैसे आपको फ्यूचर्स मार्केट में सेल करना है तो कुछ मार्जिन में रखना पड़ता है। सो वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी की कितना आर्बिट्राज स्प्रेड आपके मार्केट में है, इक्विटी मार्केट में, और क्या आपका यील्ड मिल रहा है डेट मार्केट में, क्योंकि इस फंड में दोनों तरह के फंड मैनेजर्स हैं। इक्विटी फंड मैनेजर्स हैं जो आर्बिट्राज स्प्रेड्स आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे डेट फंड मैनेजर्स भी हैं। तो यील्ड के हिसाब से थोड़ा सा पैसा शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क होता है। गॉट इट। तो इसका जो एवरेज रिटर्न होता है वो वॉलेटिलिटी और स्प्रेड पे डिपेंड करता है। तो हाउ डू यू मैनेज इट इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस? जैसे आई थिंक अभी मार्केट काफ़ी ऑल टाइम हाई वगैरह हिट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो? वेरी गुड क्वेश्चन। आर्बिट्राज में स्प्रेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमने अभी समझा। तो जब मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं तो चांसेस ऑफ हैविंग गुड स्प्रेड्स इज जनरली हायर। अगर बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट्स ऑपरेट कर रहे हैं या फिर स्प्रेड्स नहीं है, तो देन दैट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर आर्बिट्राज फंड्स। एंड जनरली हमने एक एनालिसिस किया था कि जो स्प्रेड्स है, अगर हम लास्ट 20 साल का स्प्रेड देखें एंड उसमें कोई सीजनैलिटी है क्या। वैसे स्प्रेड काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, मार्केट के लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हमने डेटा में ट्रेंड नोटिस किया कि दिसंबर के महीने में स्प्रेड्स ज़्यादा रहते हैं। प्रॉबेबली बिकॉज उस समय जैसे आपके एफपीआईज है जो बड़े पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, वो अपने पोजीशंस दिसंबर में अनवाइंड करके कोई ओपन पोजीशंस नहीं रखना चाहते हैं, तो वहाँ लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो दैट अफेक्ट्स द स्प्रेड्स, एंड जनरली स्प्रेड्स थोड़े दिसंबर में बेहतर रहते हैं। तो एक तरह से हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो एनएफओ में देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि दिस कुड बी अ गुड टाइम टू लुक एट आर्बिट्राज फंड्स। इसका ये भी रीज़न, मतलब लॉन्च करने का ये रीज़न ये भी है क्या दिसंबर में, क्योंकि स्प्रेड इज बिगर इन दिसंबर? इज इट वन ऑफ द रीजंस? यस, स्प्रेड्स अच्छे हैं, दैट इज अ गुड फैक्टर फॉर अस, एंड that is not the only reason why we are launching it in December, but it is a very good factor for investors to consider. And how is Aladdin helping in here? Like Aladdin का क्या रोल है इसमें? Excellent point. जब जियो ब्लैक रॉक की बात आती है तो अलादीन की बात ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड अलादीन कोई जादुई चिराग तो नहीं, लेकिन फ्रॉम अ फंक्शनल एफिशिएंसी पॉइंट उससे कम भी नहीं। मतलब आप समझिए, अगर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ तो कोई भी फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देयर इज फंड मैनेजमेंट, फिर आपका ऑपरेशंस है, उसमें भी आपके बहुत सारे ऑपरेशंस में भी बहुत सारे डिफरेंट सब सेगमेंट्स है, फिर आपका डीलिंग है, फिर आपका रिस्क है, जो रिस्क लिमिट्स होते हैं कि आप लिमिट्स को ब्रीच ना करें, इसके लिए रिस्क मॉनिटरिंग होता है। तो ये सारे चीज़ें करने के लिए अलग अलग टूल्स होती हैं। कुछ चीज़ें एक्सेल में भी हो सकती हैं, लेकिन अलादीन एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करता है कि हर चीज़ एक सिंगल जगह पे सब लोगों को एक साथ एक ही चीज दिख रही है। तो इनफैक्ट जो ब्लैक रॉक में इसको जो हमारे पेरेंट्स हैं जो अलादीन लेके आए इस जॉइंट वेंचर में, वो इसको लैंग्वेज ऑफ द पोर्टफोलियो बोलते हैं।
एंड एक तरह से सही भी है, बिकॉज पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल व्यू में पूरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंक्शन को देख रही है, तो इससे फंक्शनल एफिशिएंसी काफी आती है। एंड आप मतलब अलादीन को कितने टाइम से ट्रेन कर रहे हो फॉर आर्बिट्राज फंड? इज देयर समथिंग लाइक दैट? इज इट? ऐसा नहीं है कि अलादीन स्पेसिफिकली आर्बिट्राज फंड को कुछ हेल्प करेगा, बिकॉज एज आई सेड अलादीन इज एन इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो जनरली एक फंक्शनल एफिशिएंसी को एनहांस करती है हमारे सारे फंड्स में, चाहे वो हमारे इंडेक्स फंड्स हो, चाहे हमारे एक्टिव फंड्स हो लाइक फ्लेक्सी कैप, चाहे वो आर्बिट्राज फंड हो, सारे फंड के मैनेजमेंट में अलादीन एक फंक्शनल एफिशिएंसी लेके आती है, एंड वो डेफिनेटली आर्बिट्राज फंड को भी उस तरह से हेल्प करेगी। आई थिंक इन्वेस्टर्स को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है आर्बिट्राज फंड को लेके, तो कैन यू प्लीज टेल कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को लगता है एंड दैट इज़ रॉन्ग? बिल्कुल, सबसे पहले तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स इतना आर्बिट्राज फंड को नहीं देखते हैं, वो इसलिए कि उनको लगता है इसमें भी डायरेक्शनल रिस्क है। मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया तो आर्बिट्राज फंड ऊपर जाएगा, एंड मार्केट नीचे गया तो उनका आर्बिट्राज फंड नीचे भी आएगा, तो उनका रिटर्न्स भी खराब होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एज आई सेड आर्बिट्राज फंड सिर्फ इक्विटी आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करता है, जो कि स्प्रेड है, जो हमने रिस्कलेस प्रॉफिट की बात की कि कैश मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट में साइमल्टेनियसली अगर दोनों में डिफरेंस दिख रहा है एंड कॉस्ट के बाद अगर वो स्प्रेड अच्छा खासा दिख रहा है, तो आप उसको तुरंत लॉक इन करते हो, यानी कि बाय कैश एंड सेल इन द फ्यूचर्स मार्केट साइमल्टेनियसली इन द सेम स्टॉक, तो आप वो स्प्रेड को लॉक इन करते हो। ऑल्दो इंटरिम में, क्योंकि रोज का फ्यूचर्स का भी वैल्यूएशन होगा और उस स्पॉट स्टॉक का भी वैल्यूएशन होगा, तो एनएवी विल फ्लक्चुएट बट नॉट एज मच एज अ इक्विटी फंड। एंड अगर आपका होराइजन 3 मंथ से ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि वो वोलेटिलिटी काफी कम हो जाती है, एंड आपको जो रिटर्न है फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमने पहले भी बात की कि लिक्विड फंड जैसा रिस्क इसमें आता है रादर देन हैविंग एन इक्विटी रिस्क। ये सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो लोगों को समझना चाहिए कि इसको एक डायरेक्शनल इक्विटी की तरह ना देखें। मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक दिस कैन बी अ गुड हेज ऑल्सो। मतलब अगर किसी का पोर्टफोलियो एंड अगर वो डायरेक्शनल रिस्क है वहाँ पे ऑलरेडी, तो आप आर्बिट्राज फंड को ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में, एंड देन माइट बी अ गुड डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल। हेज तो नहीं है, आप ऐसे समझें कि जो आप हर इन्वेस्टर के या इवन ट्रेडर के पोर्टफोलियो में एक तो अपना उनका कोर होगा कि जहाँ पे वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर देयर कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और बाकी कुछ वो लोग कैश पार्किंग हमेशा करेंगे, या तो जैसे मैंने बोला इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करने के लिए लोग लिक्विड फंड का इस्तेमाल करते हैं, कोई एफडी में पैसा डालता है, उस तरह के जो यूज केसेस है वहां आर्बिट्राज काम आएगा कि आप इसको एक ऑल्टरनेटिव देखें अपने डेट फंड्स, जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में जो आप इन्वेस्ट करते हैं या मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप आर्बिट्राज फंड्स को भी जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स जरूर दे सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स में देख रहे हैं और दोनों का रिटर्न सेम है किसी वक्त, तब भी जब आप पोस्ट टैक्स उसको देखेंगे, अज्यूमिंग आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो जब आप पोस्ट टैक्स देखेंगे तो पोस्ट टैक्स आर्बिट्राज आपको हमेशा बेटर दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऑल्दो अगर आपका रिटर्न सेम भी है, तो भी इनफैक्ट इवन इफ द रिटर्न्स आर मार्जिनली हायर इन डेट फंड्स, तो भी आर्बिट्राज में पोस्ट टैक्स में इट कैन बी बेटर। तो आपको वो चीज देख के, टैक्स एफिशिएंसी देख के आपको आर्बिट्राज फंड कंसीडर करना। तो मतलब जो नेचर रहता है आर्बिट्राज फंड का, इज देयर एनी लिमिट टू AUM, या फिर ऐसा कुछ है कि कितना लिमिट हो सकता है वहाँ पे AUM का, और देयर इज नो लिमिट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो इज देयर ए लिमिट कि इसके ऊपर आर्बिट्राज फंड्स नहीं मैनेज हो सकते? सो इसमें दो चीजें, एक मार्केट डेप्थ एंड ब्रेड्थ हमारी इंडियन मार्केट्स की
काफ़ी बढ़ चुकी है. सो इफ़ यू लुक एट द लास्ट 10 ईयर्स, जो 10 साल पहले का मार्केट था, जो आज है, वो काफ़ी अलग है. एंड पहले अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले आर्बिट्राज फंड का कैपेसिटी देख के, वो बहुत कम होती. आज वही चीज़ बहुत बढ़ गई है. एंड आप खुद इंडस्ट्री में देख सकते हैं, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, फिर भी आर्बिट्राज फंड्स आर डूइंग वेल in the industry. So it is because the market has the capacity and enough opportunities are there in the market to absorb this capacity. आई थिंक लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में. लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ गई है. तो एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक आप देखिए, सिंस आप इसमें कैश मार्केट में खरीदते हैं और फ्यूचर्स मार्केट में बेचते हैं, तो आप नंबर ऑफ स्टॉक्स जो डेरिवेटिव्स में, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है. तो आप अगर वो 5 साल या 6 साल पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे और जो आज देखेंगे जो डेरिवेटिव्स मार्केट में है, वो काफ़ी बढ़ गई है. तो आज मोर देन 200 कंपनीज आर देयर इन द डेरिवेटिव्स सेगमेंट. तो वो सारे 200 कंपनीज में से आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं कि कहाँ स्प्रेड है. तो यहाँ पे कभी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं अगर कोई मार्केट स्ट्रेस है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है मार्केट में, तो हाउ डू यू मैनेज लिक्विडिटी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो? जी बिल्कुल. सो लिक्विडिटी में इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 65 to 100% जो आपके आर्बिट्राज में इन्वेस्ट होते हैं, बट देयर इज अ फिक्स्ड इनकम पोर्शन ऑल्सो. एंड जो आर्बिट्राज ट्रेड्स हैं, वो अनवाइंड हो सकते हैं. जब आपको मार्केट स्ट्रेस सिनेरियो आता है, तो लोगों को लगता है कि उसको अनवाइंड करके निकलना विल बी डिफिकल्ट. इन लेट्स से अ फंड वेयर लाइक अ माइक्रो कैप काइंड ऑफ स्कीम, वहाँ पे जब मार्केट स्ट्रेस आता है, आपके पास काफ़ी इलिक्विड नेम्स है, तो आपको देन वो जो एप्रीहेंशन है वो करेक्ट है. लेकिन अब आर्बिट्राज में तो ये जो 200 डेरिवेटिव स्टॉक है, उसी के अंदर ही आपको स्प्रेड्स ढूंढ के आप इन्वेस्ट करते हैं. तो इसमें इस पोजीशन को अनवाइंड करना उतना मुश्किल नहीं है. लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट में. सो लिक्विडिटी इज नेवर एन इशू इन आर्बिट्राज फंड्स. ओके. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग कितने स्टॉक्स में आर्बिट्राज होता है आपका पोजीशंस? कि बहुत मतलब कितने भी स्टॉक्स में हो सकता है या फिर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक्स पे. बट जनरली जो है, आप अगर देखें तो 50, 60, 70 स्टॉक्स के अंदर ही जो आर्बिट्राज पे अपॉर्चुनिटीज रहती है, उसी में आप करते हैं पोर्टफोलियो. बट ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप उसको लॉक इन कर सकते हैं. सो भले वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो या मिड कैप स्टॉक्स हो, या थोड़े से स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं जो जिनमें डेरिवेटिव्स, जिसमें फ्यूचर्स मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं. बट ज़्यादातर अगर आप देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं लोग. एंड जहाँ भी स्प्रेड दिखे उसको लॉक का. और ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है, ये फंड मैनेजर्स ही ढूंढते हैं या फिर अलादीन के थ्रू भी कुछ आता है या फिर कुछ ऑटोमेशन है इसका भी? वेरी गुड पॉइंट. सो एक जियो ब्लैक रॉक में हम लोग एक रोल ओवर एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, टू सी द पास्ट लॉन्ग टर्म रोल स्प्रेड्स कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट कंपनीज में एंड डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे किसी में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो कैसी बिहेवियर रही है. तो उससे क्या होता है कि फंड मैनेजर्स को हेल्प होता है कि आप स्प्रेड्स के बिहेवियर को समझ के आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि कब आर्बिट्राज स्प्रेड में एंटर होना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, पोजीशन क्लोज करना है. सो ऑल दोज डिसीजंस becomes easier when you do an analysis and you have some insights on the past rollover spreads on all the companies that are available. So ये एक rollover analysis हम कर रहे हैं, तो that will help the fund managers. और यूजुअली जो पोजीशंस होती है, लाइक कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा होती है या फिर इंट्राडे ज़्यादा होती है इन जनरल? नहीं, ये आप
जब एंटर करते हैं हम्म, तो आप नियर मंथ या आप फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी हम्म। ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक ABC स्टॉक में हम्म, 100 रुपीज में आपने कैश में खरीदा, क्योंकि आपको दिखा कि फ्यूचर्स में, नियर मंथ फ्यूचर्स में ही हम्म, आपको 2 रुपीज या 3 रुपीज का स्प्रेड दिखा और आपको अट्रैक्टिव लगा, तो आपने तुरंत वो फ्यूचर्स में सेल कर दिया। हम्म, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और क्लोजर टू द एक्सपायरी आप को रोल ओवर डिसीजन लेना रहता है कि आपको रोल ओवर करना है नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हो सकता है इवन नेक्स्ट मंथ द रोल the spreads are going to be higher, so you will roll over your position. So you'll continue to roll over the position till you believe that spread is good enough or attractive enough in comparison to the other opportunities that are available in the market. तो कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी से पहले यू क्लोज योर पोजीशंस लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, डज इट हैपन? नहीं, आप तभी ऐसा करेंगे जब आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज ऐसा है कि आपको भी पता होगा कि फ्यूचर्स मार्केट का जो प्राइस है वो स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट के साथ कन्वर्ज होती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज उसमें और कोई टाइम बचा नहीं है, लेट्स से 1 दिन 2 दिन या 3 दिन है, तो it is very close, the futures price and the spot price is very close, so you have almost enjoyed the locked in profit that you had entered into. जो 2 रुपए का एग्जांपल I keep on coming back to that we started with, वो 2 रुपए आप ऑलमोस्ट एंजॉय कर चुके हो, तो उस वक्त आप चाहिए तो और आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो इससे बेहतर है, तो आप उसको क्लोज करके दूसरे अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हो, और ऐसा होता है। और हर स्टॉक में फंड एलोकेशन किस हिसाब से होता है? मतलब से यू हैव 100 रुपीज़ एंड देन यू हैव 50 स्टॉक्स, तो किस स्टॉक में कितना पैसा डालना है, दैट वो कैसे डिसाइड होता है इन जनरल? अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपको आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी कि आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो कि आपको जो स्प्रेड है किस में बेटर मिलता है एंड किस में कम मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू विल create fresh positions, increase position in a certain trade, or have higher allocation to fixed income. There may be times जब बहुत ज़्यादा opportunities नहीं हैं, तो उस वक्त आप जो number of arbitrage opportunities होंगी वो कम होंगी आपके पोर्टफोलियो में, और आप थोड़ा फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा पोर्शन लेंगे, बिकॉज आपको लग रहा है रिलेटिवली फिक्स्ड इनकम में जो आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो उस समय उस थोड़ी देर के लिए आप उसमें ज़्यादा करेंगे टिल यू फाइंड बेटर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज. सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज टू look for good opportunities wherever it is available within the flexibility, क्योंकि स्कीम डॉक्यूमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि 65% से लेकर 100% आप इक्विटी में रहेंगे, जिसमें सेम पैरेलल पोजीशन आप फ्यूचर्स में लेंगे, आप जो कैश फ्यूचर्स, और बाकी पैसा आप मार्जिन के अलावा फिक्स्ड इनकम में भी डाल सकते हैं. सिंस लाइक जो भी सारे फंड मैनेजर्स हैं उनको आई थिंक दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है मतलब इन जनरल? सो जियो ब्लैकरॉक का फिलॉसफी रहा है कि वी आर लुकिंग एट इनोवेटिव, accessible and affordable solutions. So we make sure that any pricing strategy we have is competitive in the market, and तो उस हिसाब से हमने इसको 30 बेसिस पॉइंट में प्राइस के जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है इस स्कीम की 30 बेसिस पॉइंट रहने वाली है, and which is very competitive when you look at other similar schemes in the industry. तो अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आर्बिट्राज फंड में, तो what are the ways in which he can invest? So अगर मैं innovative ways of using this fund बोलूँ, तो लोग 2 चीज़ कर सकते हैं. एक they can consider SWP. काफ़ी लोगों को रेगुलर कैश फ्लो चाहिए होता है फॉर वेरियस रीजंस, एंड पीपल लुक एट
डेट फंड्स जो स्टेबल फंड्स है फॉर दीज पर्पजेस और इवन अदर फंड्स, एंड आप उसमें एक लमसम इन्वेस्ट करके आप रेगुलर हर महीने यू विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट लाइक सो ये स्ट्रैटेजी आप आर्बिट्राज फंड्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इट इज नॉट as risky as equity funds like we spoke about, the misconception जो लोगों को रहती है, since ये नहीं है, and this risk is comparable to funds like liquid funds or money market funds, this could be a good tool for SWP for your cash flow needs. दूसरा आप एक on similar lines आप systematic transfer plan या STP भी इसमें यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास एक लमसम अमाउंट है एंड उसको आप एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एक्टिव इक्विटी फंड या कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ वो पैसा नहीं डालना चाहते, तो यू कैन पुट दैट मनी इन आर्बिट्राज स्कीम एंड वहां से एक मान लीजिए मंथली एसटीपी आपने कर दी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 12 मंथ्स और 24 मंथ्स और 36 मंथ्स, ताकि एक स्टैगर्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आर्बिट्राज फंड से उस एक्टिव इक्विटी फंड या उस इंडेक्स फंड में आपने डाल दिया. इफ यू आर इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट तो आपको ये काफी एफिशिएंट पड़ता है, क्योंकि एवरी टाइम द एसटीपी गोज इट्स लाइक अ रिडेम्पशन. तो हर जो इंस्टॉलमेंट आपका शिफ्ट हो रहा है वो एक रिडेम्पशन जैसा है, तो उसमें आपको सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डिपेंडिंग कितना टेन्योर तक वो पैसा रहा है आपको पड़ता है. सो विच इज 20% और 12.5%. ये सेम चीज मान लीजिए आप लिक्विड फंड में भी कर सकते हैं. आपने लिक्विड फंड में लमसम पैसा डाल दिया और वहां से एसटीपी किया, लेकिन अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो हर इंस्टॉलमेंट में आपको वो 30% देना पड़ रहा है. सो ये एक एफिशिएंट तरीका हो सकता है टू डू एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी यूजिंग आर्बिट्राज. आई थिंक हमारे यूजर्स जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, तो वी हैव एफटीपी और एफडब्ल्यूपी ऑन धन, तो दे कैन यूज दिस फीचर विद द फंड एंड काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए भी. एक्सीलेंट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का खुद का आर्बिट्राज सेटअप होता है, बट दे फेस अ लॉट ऑफ ओवरनाइट रिस्क इन द सेम. बट हाउ डज प्रोफेशनली मैनेज्ड आर्बिट्राज फंड्स reduce that risk? वेरी गुड पॉइंट. सो जो आपके ट्रेडर कम्युनिटी है जो ऑलरेडी आर्बिट्राज खुद करते हैं, जैसे उनको समझता भी है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज एंड दे एंटर इनटू स्पेसिफिक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, rather than doing that by just paying 30 basis point, like which is our total expense ratio, you get to participate in professional management. जो हमारी पूरी सेटअप है, अलादीन है, मेरे फंड मैनेजर्स हैं, पूरी सेटअप है जो दिन रात आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के लिए काम कर रहे हैं. एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप वर्सेस एन इंडिविजुअल सेटअप इज वेरी डिफरेंट. द एफिशिएंसी विद व्हिच we will be able to find arbitrage opportunities and pass on the benefit will be higher than a retail trader who is trying to do it on its own. That is number one. Second is, as a retail trader आपके costs ज़्यादा हो सकते हैं, multiple costs हो सकते हैं आपको, जबकि institutional setup में वो cost could be lower. आई थिंक आपका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी फास्ट होगा, तो एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होता है, एग्जीक्यूशन कॉस्ट लो होता है इन कंपैरिजन टू रिटेल ट्रेडर्स. प्लस टैक्सेशन, मतलब जब आप खुद ये पोजीशंस कर रहे हैं तो टैक्सेशन कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जैसे डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे वो ट्रेड किया है. बिजनेस इनकम में आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, बट उसमें टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जबकि एक फंड एट अ फंड लेवल देयर इज नो टैक्सेशन. टैक्स तब होता है जब आप रिडीम करते हैं फंड से एट एन इन्वेस्टर लेवल, बट फंड के लेवल में कोई टैक्सेशन नहीं. म्यूचुअल फंड्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स, सो द फंड डज नॉट इनकर एनी टैक्स. इतना चर्न होता है, देखिए एक आर्बिट्राज फंड में जो चर्न होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप बार बार पोजीशन एंटर कर रहे हैं या तो अनवाइंड कर रहे हैं या फिर रोल ओवर कर रहे हैं, तो चर्न बहुत ज्यादा होता है. बट इतने चर्न के बावजूद देयर इज नो टैक्स इंसिडेंस इन द फंड, जबकि एट एन इंडिविजुअल ट्रेडर लेवल यू विल इनकर टैक्स. आई थिंक काफ़ी स्लिपेज भी आएगी एज अ ट्रेडर पॉसिबली. बिल्कुल. सो दिस बिकम्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ
doing the same thing. Ultimately, if Mhm. somebody is investing in arbitrage opportunities, then he's intending to, earn that spread only. अगर Hmm. वही intention है, तो you are better off doing it in a professionally managed arbitrage fund. एक डाउट मेरा ये था कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में कैसे आर्बिट्राज होता है। स्टॉक्स वाला तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। हाउ डज इट हैपन इन फिक्स्ड इनकम? सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आर्बिट्राज नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, देयर मे बी टाइम्स व्हेन the amount of spread that is available or the number of opportunities that are available is few. तो फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उस समय वो थोड़ा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो यू अर्न सम यील्ड थ्रू दैट, एंड इफ द यील्ड इज बेटर than the arbitrage opportunities existing in the market, so the fund continues to gain. So वो जो decision है, that is depending on the opportunities available. And fixed income can go till 35%. Yes. 35, no? So 65 to 100% equity and equity related instruments, which is both your stock as well as futures में होना पड़ेगा, and 0 to 35% आपका फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। गॉट इट। हम लोग पिछले कुछ सालों में बहुत बार देखे हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐड हुए हैं एफ.एन.ओ में, तो डज इट मेक इट बेटर फॉर यू अगर और भी स्टॉक्स ऐड होते हैं एफ.एन.ओ में, या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं आप लोगों के लिए एज फंड मैनेजर्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, और इट्स गुड थिंग? इनफैक्ट जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ stocks get added into the derivative segments, especially in futures, so that increases the opportunity set for the fund managers. And in fact यही example में आपके पिछले question में भी दे रहा था कि आप अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो number of stocks जो F&O segment में थे वो काफी बढ़ गए हैं, which has increased the width of the market, and ultimately जो size constraint की बात कर रहे थे हम लोग arbitrage funds में, वो फिर कम होती जाती है because आपके पास opportunities इतनी है। सो इट्स अ गुड थिंग इफ नंबर ऑफ स्टॉक्स एफ.एन.ओ में और बढ़ते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी सेट है उतनी बढ़ जाती है। ऑल्सो लाइक डू यू फोकस इन निफ्टी 50 कंपनीज क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी रहता है या फिर नहीं? सो फ्लेक्सिबिलिटी तो फंड मैनेजर के पास पूरी रहती है कि कौन से कहाँ पे उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट जनरली आप देखें तो since in terms of the market construct itself, large cap stocks are more liquid, and there's a lot of activity happening in the cash as well as the futures market. So जो spread opportunities है वहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं, but ऐसा नहीं है। आप अगर मिड कैप में भी देखें, जो मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें उसमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। देयर आर सर्टेन स्मॉल कैप काउंटर्स आल्सो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। सो इट्स नॉट फिक्स टू लार्ज कैप, बट जनरली मार्केट का कंस्ट्रक्ट ही ऐसा है कि लार्ज कैप ज्यादा है। तो आप अगर फंड्स देखें तो आपको शायद दिखेगा कि देयर इज अ गुड इनफ पोर्शन व्हिच इज देयर इन लार्ज कैप। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, जस्ट दैट the opportunities are higher in the large cap segment because the kind of activity which is happening there. Got it. और सेक्टर वाइज भी कुछ होता है इसमें कि यार कोई एक सेक्टर ऐसा जहाँ पे आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा सेक्टर वाइज नहीं है कि इस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट कीप्स ऑन शिफ्टिंग एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि कौन से लिक्विडिटी कौन से स्टॉक के पीछे है, कहाँ पे जो फ्यूचर्स और आर्बिट्राज के बीच में डिस्कनेक्ट ज़्यादा है, तो देन फ्यूचर्स मार्केट विल बी रनिंग अहेड ऑफ इटसेल्फ, कैश मार्केट वहीं पे है, तो आपको स्प्रेड बढ़ जाएगा अचानक। बट तुरंत आर्बिट्राज फंड मैनेजर्स या आर्बिट्राज जितने भी दूसरे लोग हैं जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं एंड इसको कैप्चर करते हैं, तो स्प्रेड कम होने लगती है। हाँ, जैसे मतलब बजट से पहले मान लीजिए कि डिफेंस कंपनीज काफ़ी भाग रही है, तो उनके फ्यूचर्स माइट बी
काफ़ी डिफरेंस हो सकता है स्टॉक प्राइस में और स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में। जी बिल्कुल। सो वोलेटिलिटी जो है इट वर्क्स फॉर आर्बिट्राज फंड्स बिकॉज अगर मार्केट वोलेटाइल है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो या चाहे वो बजट हो या चाहे कोई भी इवेंट हो जो वोलेटिलिटी बढ़ाती है, दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका बढ़ जाता है बिकॉज स्प्रेड्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट जहाँ पे कैश और फ्यूचर्स मार्केट में डिस्कनेक्ट है या स्प्रेड ज़्यादा है, तो आप उसको लॉक इन कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियसली पॉडकास्ट किया था जियो फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो वो फंड कैसा कर रहा है अभी परफॉर्मेंस वाइज? अभी तो बहुत छोटा पीरियड है फंड का परफॉर्मेंस गॉज करने के लिए, एंड 6 महीने के बाद हम फैक्ट शीट में उसकी परफॉर्मेंस भी पब्लिश करेंगे। NAVs आप जाके NAV देख सकते हैं। NAVs so far doing well in line with the markets, but what is heartwarming is उसमें तकरीबन 6 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने हमें ट्रस्ट किया और हमारे फंड में इन्वेस्ट किया। एंड अभी जियो ब्लैकरॉक के पास क्लोज टू 9 लाख इन्वेस्टर्स के आसपास आ गए हैं। सो 9 लाख इन्वेस्टर्स हमें ट्रस्ट करते हैं आज की डेट में, एंड दैट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग। एंड ड्यूरिंग फ्लेक्सी कैप ऑल्सो वी लर्न दैट ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ द पिन कोड से हमें पैसा आता है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि इंडिया के कोने कोने से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जियो ब्लैकरॉक को ट्रस्ट कर रहे हैं। we are very glad that we are not only able to expand the investment universe, क्योंकि काफ़ी नए लोग भी इसमें तकरीबन 10% ऑफ द पीपल आर न्यू टू द इंडस्ट्री। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग दैट वी आर। अच्छा, उनका पहला इन्वेस्टमेंट जियो ब्लैकरॉक है। So that is a very good thing. We would like to welcome more and more newer investors into the mutual fund foray, ताकि वो भी इस इक्विटी मार्केट का फायदा उठा सके। और अभी AUM कितने पे है अराउंड? अभी हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। जब हमने लॉन्च किया था तो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास हमने NFO में कलेक्ट किया था, बट अब जो है वो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स रोज मिलते रहता है, तो अब वो 2000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। नए नए ट्रांजैक्शंस मिलते रहते हैं, नए नए इन्वेस्टर्स मिलते रहते हैं। सो जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं वी रियली अप्रिशिएट एंड वी आर वेरी हैप्पी। Since the arbitrage fund is coming, so when is the NFO opening? So this fund opens on 9th of December and closes on the 11th of December. So 3 दिन का NFO period है। I'm sure it is available through many platforms, including our own app, and आपके प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, तो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे धन है उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। So we would encourage investors to consider this fund for their needs. हाँ, आई थिंक काफ़ी अच्छा फंड है फॉर ट्रेडर्स और फॉर इन्वेस्टर्स who are above the 30% टैक्स ब्रैकेट। स्पेशली जियो का आर्बिट्राज फंड धन के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल रहेगा, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.